हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीओ की बारिश हो रखी है मार्केट में। इस महीने कम से कम 18 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। मतलब मेरे पिछले 5 साल के स्टॉक मार्केट कैरियर में मैंने इतने आईपीओ, इतना फ्लड मार्केट में कभी नहीं देखा। अब दिक्कत क्या हो रही है कि इस जो अभी 4 तारीख है, इसमें 4 आईपीओ ओपन हुए। जो अगला 9 से 10 अगस्त का टाइम है, उसमें कम से कम भी 3-4 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। तो हर एक आईपीओ की एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि हम जब किसी भी आईपीओ की एनालिसिस करते हैं तो उसमें काफी रिसर्च लगती है, काफी टाइम लगता है, और जब तक एक अच्छी रिसर्च अवेलेबल ना हो उसको प्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और तब तक आपको उसको समझने में, उसको सुनने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए हम हर आईपीओ को कवर नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि जो अच्छी कंपनीज हैं, जहां आने वाले समय में अच्छा पैसा बन सकता है, उन कंपनीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस आईपीओ की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस आईपीओ एनालिसिस को। दोस्तों, आज का जो आईपीओ है वो है कार ट्रेड का। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बता देता हूं इसका। जैसा कि आप देख रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। प्री आईपीओ शेयर जो है 3, 2, 5, 6, 7 यानी 4.58 करोड़ टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग है बिफोर आईपीओ, आईपीओ आने से पहले। अब ये फ्रेश शेयर कितने इशू कर रहा है, यानी नए शेयर कितने इशू कर रहा है, वो है 0। यानी कंपनी को इस पर्टिकुलर आईपीओ से जो भी पैसा मिलेगा, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। जो भी जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स की जेब में चला जाएगा। टोटल प्योर ओएफएस है 3, 2, 5, 6, 7 यानी 1.85 करोड़ का प्योर ओएफएस है। यानी इशू प्राइस है 1618 का। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, यानी आज की डेट में इस पर्टिकुलर कंपनी की जो कार ट्रेड है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, इसको मैं 1618 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आता है 7400, लगभग 7400 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। आईपीओ ओपन होगा 9 से 11। आईपीओ का साइज है लगभग 3000 करोड़ का, और रिटेल का कोटा है 35% का। यानी रिटेल के लिए लगभग हम देख सकते हैं 1050 करोड़ का टोटल अलॉट कोटा किया गया है। तो ये तो होगी बेसिक्स। अब समझ लेते हैं इसका बिजनेस क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, कार ट्रेड के 3 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है कार ट्रेड, दूसरा है कार वाले, तीसरा है बाइक वाले। देखिए, कार ट्रेड का एक प्लेटफॉर्म है, यूज्ड कार, न्यू कार, सेल कार। ठीक है, आपको कोई भी नई कार खरीदनी है, आपको कोई भी अपनी पुरानी कार बेचनी है, इस प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। दिस कार ट्रेड प्लेटफॉर्म। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पर मंथ का जो यूजर बेस है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास का है। यानी बहुत जबरदस्त इसके पास यूजर बेस है। ये इनकी एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे आप कोई भी यूज्ड कार जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई न्यू कार आपको करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर आप कार को बाई कर सकते हो। इसके अलावा इनकी एक और वेबसाइट है बाइक वाले। ठीक है, बाइकवाले.com। न्यू बाइक्स, न्यू स्कूटर, यूज्ड बाइक, कुछ भी हो, पुरानी नई, वो आप यहां पे आके परचेस कर सकते हो। ये देखिए, फाइंड द राइट बाइक, गेट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन बाइक प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन, रिव्यूज एंड मोर। मतलब कोई भी नई बाइक मार्केट में आ रही है, उसके बारे में आपको कुछ भी इसके प्राइस देखने हैं, उसका स्पेसिफिकेशन देखना है, उसका रिव्यू देखना है कि लोगों ने उसका क्या रिव्यू दिया है, और बहुत सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो बेसिकली ये कार ट्रेड एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी नई कार, पुरानी कार खरीद सकते हो। बाइक का भी ये प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी नई या पुरानी बाइक आप ले सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बिजनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सेकंड है इसकी श्रीराम ऑटो मॉल। तो जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी है प्लस कार ट्रेड, ये इसका एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ये फैसिलिटेट करते हैं 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर जैसे ट्रैक्टर्स हो गए या ऑटो हो गए, और फार्म इक्विपमेंट, जो फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट होते हैं, वहां पर आप इन पर्टिकुलर आइटम्स को खरीद सकते हो। तीसरा है एंड्रॉइड ऑटो। ये इनके अनदर बिजनेस है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत बार ये जरूरत पड़ती है कि जब भी वो इंश्योरेंस करें तो उससे पहले उस पर्टिकुलर कार की वो वैल्यू, उस पर्टिकुलर कार की वो इंस्पेक्शन कर लें। इंस्पेक्शन करने से पता चलता है हाँ सब कुछ सही है, या अगर कुछ में दिक्कत है तो हम उसका इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देती हैं। तो ये जो वैल्यूएशन सर्विसेज होती हैं या इंस्पेक्शन सर्विसेज होती हैं, ये भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी कार बेचनी है, अब आपकी कार की वैल्यू कितनी है, वो ये एंड्रॉइड ऑटो सर्विस के थ्रू आपकी कार की वैल्यूएशन करके आपको देती है। तो ये एक अनदर सर्विस होगी।
इसके बाद इनका एक ऑटो बिज करके एक सीआरएम चलता है, इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है जिसमें कस्टमर को मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मान लेते हैं मारुति के डीलर हो, आपके डीलरशिप आपके शोरूम में 50 गाड़ियां हैं और हर दिन 2-2, 3-3, 5-5 गाड़ियां बिकती रहती हैं। ठीक है, अब आज का जो ट्रेडिशनल डिजिटल वर्ल्ड है, तो उसमें उस ट्रेडिशनल डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आपके पास आज के डेट में कोई कस्टमर आता है, उसने कार खरीदी और वो कार लेके चला गया, आपका रिलेशनशिप केवल इतना ही नहीं है कि वो कार लेने आया, आपने उसको कार बेच दी, आपको उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि आफ्टर सेल्स हम उसको बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स हम उसको बेच सकते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं, आपने आज कार दे दी किसी को, 6 महीने बाद आपने आपके डीलरशिप ने या मारुति ने टाई अप कर लिया एसबीआई कार्ड के साथ, कि क्रेडिट कार्ड के साथ, कि अगर आप एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड लोगे, जो भी मारुति का जिसका मारुति कार है, तो उसको हम पेट्रोल पे इतना डिस्काउंट देंगे। अब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको जितने भी आपके कस्टमर जिन्होंने आपसे कार ली है या नए लेंगे, उनको आप इंटीमेट करोगे। अब जो पुराने कस्टमर, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको कैसे इंटीमेट करोगे? ऐसा तो नहीं है कि आप हर बंदे को फोन करोगे, उसके लिए अपने को कॉल सेंटर लगाना पड़ेगा, तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर कोई नए फीचर आ रहे हैं या कोई नई ऑफर आप देना चाहते हो कस्टमर को, या फिर आप 3 साल 4 साल के बाद कस्टमर को ये बोलते हो कि यार अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई तो आप रिटर्न कर दो, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके नई गाड़ी ले लो, नए हमारे पास ऑफर आए, तो ये एक कस्टमर को मैनेज करने के लिए, एक लार्ज पूल ऑफ कस्टमर को मैनेज करने के लिए एक अच्छा सीआरएम सिस्टम चाहिए होता है। वो हर एक चीज में हेल्प करता है आपको। तो वो ऑटो बिज करके कार ट्रेड का एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है, जो ये डीलर को देते हैं, उस पर भी पैसा कमाते हैं। अब मान लेते हैं आप इनकी प्लेटफॉर्म पे आए, आपको कार खरीदनी है, मान लेते हैं मारुति की एक कार आपको पसंद आ गई, इसका रेट है 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए में से आपके पास तो केवल 2 लाख रुपए हैं, तो 4 लाख रुपए की आप फाइनेंसिंग कराओगे। तो ये कंपनी ने क्या किया हुआ है, इन्होंने बैंक से टाई अप किया हुआ है। आप इनके प्लेटफॉर्म से गाड़ी खरीदो, 4 लाख का लोन ये आपको करा के देंगे बैंक के थ्रू, और बैंक से कमीशन लेंगे। तो अगर मैं पूरे बिजनेस मॉडल को एक संक्षेप में समझाऊं या एक स्मॉल स्निपेट में समझाऊं, तो ये इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर चुका है और ये एक प्लेटफॉर्म है। इसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है खुद की, यानी एक ये एसेट लाइट मॉडल है, बेसिकली इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊंगा। जनरली अब क्या होता है कि आप जो भी डिजिटल कंपनीज देखोगे, जो भी स्टार्टअप देखोगे, जैसे पेटीएम है, जोमेटो है, स्विगी है, तो इनके क्या है कि लॉसेस बहुत ज्यादा है, इनके खर्चे बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे आर नॉट अ प्योर प्लेटफॉर्म। अगर मैं जोमेटो की बात करूं, जोमेटो इज नॉट अ प्योर प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म, बट वहां पर उसको राइडर्स हायर करने, राइडर्स को कमीशन देना है। यहां पर बेसिकली क्या है कि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, यहां पे इनको किसी के साथ कमीशन शेयर नहीं करना है। इनको केवल जो खर्च करना है पैसा, वो यूजर एक्वायर करने पे करना है। ठीक है, वो करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे मैं आपको बताया, कार ट्रेड, कार वाले, बाइक वाले, इन पे लगभग 1 करोड़ कस्टमर पर मंथ के आते हैं, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। अगर इनका कॉम्पिटिटर आप देखोगे तो Cars24 का कॉम्पिटिटर है, उसके पास ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक 27 लाख 30 लाख के आसपास का है, तो इनके पास 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इनका जो मेन खर्चा है, मेन कॉस्ट है, वो है एक्वायर करना कस्टमर डिजिटली। और डिजिटली ये ऑर्गेनिक जो गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसके थ्रू ये कस्टमर लेके आते हैं, और कुछ पेड एड्स चलाते हैं, इसके थ्रू कस्टमर लेके आते हैं। लेकिन आगे इनको कमीशन किसी को नहीं देना है, जैसे जोमेटो या अदर प्लेटफॉर्म पे होता है। तो मैं उसको फाइनेंशियल दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत शानदार कंपनी है और बहुत शानदार कैश फ्लो जनरेट करती है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, ठीक है, तो कमीशन एंड फीस फ्रॉम ऑक्शन एंड रीमार्केटिंग सर्विस फॉर यूज्ड व्हीकल जो होती है, उनसे आता लगभग 142 करोड़ का। गेट इनकम फ्रॉम ऑनलाइन एड सॉल्यूशन प्रोवाइड टू ओईएम, बैंक्स एंड डीलर्स। जो अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मारुति है, अब मारुति को अपनी कार बेचनी है तो अपने डीलर्स के थ्रू बेचता है। उसके अलावा उसने कार ट्रेड के साथ भी टाई अप कर रखा है, तो कुछ कार ट्रेड पे भी वो अपनी कार दिखा देता है। तो अगर वहां से के थ्रू बिकती है तो उनको कमीशन मिलता है। लीड जनरेशन क्रिएट करके देते हैं, क्योंकि भाई आज की डेट में कार ट्रेड बेसिकली कर क्या रहा है, लीड जनरेट कर रहा है। लीड जनरेट करके आगे बेचनी तो गाड़ी मारुति को ही है, तो उनसे कमीशन लेगा। टेक बेस्ड सर्विसेज टू ओईएम, डीलर, बैंक्स, जो टेक बेस्ड मतलब सीआरएम प्रोवाइड कराता है। तो ये जो 2, 3, 4 सर्विसेज है, इससे लगभग 88 करोड़ की इनकम कमाता है। 18 करोड़ की इनकम वैल्यूएशन सर्विसेज से आती है। अब मैं थोड़ी सी इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं। अब
यहां पे इंडस्ट्री को समझने के लिए दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। आप ये देखो, ये जो कार ट्रेड का बिजनेस है ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, इंटरनेट यूजर्स। जितने ज्यादा इंटरनेट यूजर्स इंडिया में बढ़ेंगे, कार ट्रेड, कार्स 24, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को अच्छा खासा फायदा होने वाला है। सेकंड है, कार ट्रेड किस पे डिपेंड करता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा, लोग नई नई गाड़ियां खरीदेंगे, नई नई बाइक्स खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, फार्म इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, यानी एग्रीकल्चर अगर बढ़ेगा तो इस कंपनी का ग्रोथ आएगा। तो हमें जब भी इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी है इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है। देख लेते हैं। पहला, इंडियन इंटरनेट यूजर कंज्यूम्ड एन एवरेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 GB ऑफ डेटा मंथ इन कैलेंडर ईयर 2020 कंपेयर टू अप्रोक्सीमेटली 11 GB इन चाइना। अगर 2020 की बात करें तो इंडिया में पर मंथ का जो कंजम्पशन है लगभग 15 GB के आसपास है, जो कि चाइना से बहुत ज्यादा। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग डिजिटली ऑनलाइन आ रहे हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर दिस बिजनेस। By calendar year 2025, India expected to have 95 to 100 crore of internet users and 80 to 85 crore smartphone users। यानी अगले 2025 तक, यानी अगले आने वाले 4 सालों में इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स लगभग 100 करोड़ हो जाएंगे, मोबाइल स्मार्टफोन यूजर्स लगभग 80 से 85 करोड़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जितने भी लोग ये आ रहे हैं ये जाएंगे ऑनलाइन खरीदने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज। तो इन कंपनीज को, कार ट्रेड जैसी कंपनीज को फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया की जो जीडीपी है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। लगभग हमारी जो जीडीपी है 200 लाख करोड़ के आसपास की इंडिया की जीडीपी है, उसमें 7% जो कंट्रीब्यूट करता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। These days, consumer purchasing new cars in 3-4 years as compared to 9-10 years decade ago। अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले चले जाओ, तो अगर कोई बंदा कार खरीदता था या कोई कंज्यूमर कार लेता था तो वो 10 साल 15 साल उसको कम से कम चलाता था। आज की डेट में क्या है कि 3-4 साल के बाद नए अच्छे मॉडल आ जाते हैं, लोगों के पास परचेसिंग पावर अच्छी खासी हो गई है, तो लोग क्या करते हैं, और फिर बहुत आज की डेट में कंपनीज क्या ऑफर करती हैं, आप पुरानी कार लेके आओ, उसका 1.5 लाख 2 लाख आपको जो भी अमाउंट है आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगाओ, एक नई कार आ जाती है। तो लोग सोचते हैं यार नए फीचर वाली कार आ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि नए नए फीचर बहुत ज्यादा जल्दी मिलते हैं। अब पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज नहीं होती थी, तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज नहीं होती थी तो कार में भी कोई नए फीचर तो आते नहीं थे, तो लोग 10-12 साल कार चला लेते थे। लेकिन आज के डेट में 3-4 साल में लोग कार चेंज कर लेते हैं। तो इसमें कार ट्रेड के लिए देखो दोनों फायदे हैं, ये यूज्ड कारें बेचते हैं प्लस ये नई कारें बेचते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लोगों की तो इन कंपनी को फायदा होगा। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल की सब आते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करूं तो आज की डेट में भी इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें 80% जो वॉल्यूम आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, 80% वॉल्यूम वो 2 व्हीलर से ही आता है, ठीक है, और 13% बाई कार एंड रेस्ट अदर आता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में अभी भी जो कार का पेनिट्रेशन है बहुत कम है। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग बाइक से कार पे शिफ्ट होंगे और उस पे फिर ये कार ट्रेड जैसी कंपनीज को फायदा होगा। ये एक पार्क रेट होता है, दैट इज टोटल यूज्ड व्हीकल डिवाइड बाय टोटल नंबर व्हीकल इन इंडिया 16%। यानी जो टोटल कारियां आप देख रहे हो मार्केट के अंदर जो चल रही है उसमें 16% यूज्ड कार होती है। और अगर मैं यूके की देखूं तो यूके में 23% है। तो यानी यूज्ड कार की भी धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो है डिमांड बढ़ रही है। अब जल्दी से रिस्क देख लेते हैं बिजनेस के अंदर क्या है, खतरे क्या हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। रिस्क ऑफ यूजिंग राइड शेयरिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ बाइंग अ पर्सनल और बाइक। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, देखो कोविड से पहले की सिचुएशन बताता हूं। कोविड से पहले क्या था कि लोग ओला, उबर, राइड शेयरिंग जो कंपनीज है इनकी सर्विस बहुत ज्यादा ले रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यार अगर मेरे को आज की डेट में गाड़ी खरीदनी है तो 6 लाख 7 लाख रुपए खर्च करूंगा, कुछ लोग तो ईएमआई पे लेंगे तो और ज्यादा खर्च, 6 लाख की हो सकता है 8 लाख हो जाए, ठीक है। अगर मैं राइड शेयरिंग यूज करता हूँ, ओला यूज करता हूँ, उबर यूज करता हूँ, ठीक है, और ऑफिस जाने के लिए मैं मेट्रो यूज करता हूँ, तो मैं पूरी जिंदगी भर भी अगर मैं घूमता रहूं तो मैं 6 या 8 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाऊंगा। तो जो न्यू मिलेनियल है उसकी जो माइंडसेट है वो इस पे धीरे धीरे जा रहा था कि हम गाड़ियां ना खरीदें,
हम राइड शेयरिंग जो ओला उबर प्रोवाइड करता है वो खरीदे। तो अगर ऐसा होता है तो ये कार ट्रेड वाली जो कंपनीज है या कार्स 24 या अदर जो डीलर्स है मार्केट में या ऑटोमोबाइल सेक्टर एज होल है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, जब कोविड आया तो कोविड आने के बाद लोगों ने गाड़ियां और ज्यादा खरीदी, क्योंकि उनको ओला उबर जो राइड शेयरिंग गाड़ियां थी उनमें डर लग रहा था जाने में। ठीक है, तो पिछले 1 साल में 1.5 साल में ये पूरा लैंडस्केप जो था ना वो पूरा पूरा चेंज हो चुका है। और लोग आप खुद की गाड़ियां खरीद रहे, थोड़ी छोटी गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम सेफली अपने ऑफिस जाएं, सेफली कम्यूट करें। तो वो एक पूरा 1-1.5 साल के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ है। आगे हमें देखना पड़ेगा कि वो सिनेरियो किस तरह चेंज होता है जब कोविड की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये एक रिस्क उसके अंदर हमेशा रहेगा। इफ न्यू व्हीकल्स आर प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर ड्यू टू एनी रीजन देन द सेल्स ऑफ यूज्ड कार विल बी रिड्यूस्ड। अब मान लेते हैं आज के डेट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग नई गाड़ी नहीं खरीद पाते। वो सोचते हैं 7 लाख 8 लाख की मैं नई गाड़ी खरीदूं, इससे अच्छा मैं 2.5-3 लाख रुपए में एक पुरानी कार खरीदूं, 2-3 साल चलाऊं, उसके बाद मेरा पैसा आएगा तो मैं नई कार खरीद लूंगा। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनियां आ रही है मार्केट के अंदर, ऑटोमोबाइल कंपनीज आ रही हैं। तो अब अगर कोई नई कंपनी आती है और वो सस्ते दाम पे आपको कार दे देती है और आपका जो ईएमआई है वो भी काफी कम रेट पे लेती है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी काफी कम रेट पे लेती है, तो आपको हो सकता है कि आप चाहो कि नहीं यार ठीक है मैं ओल्ड कार ना खरीदूं, यूज्ड कार ना लूं, मैं एक नई कार ले लूं। ठीक है, तो अगर यूज्ड कार की सेल्स कम होती है तो कार रेट पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है कि यूज्ड कार भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। लॉट ऑफ टाइम्स स्टोलन व्हीकल आर सोल्ड फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म व्हिच हैम्पर देयर ब्रांड वैल्यू। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि देखो जब कार ट्रेड का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसमें हर गाड़ी को ये चेक करके अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करें वो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। तो कई बार पास्ट में देखा गया, हमने आरएचपी के अंदर पढ़ा है कि बहुत सारी स्टोलन व्हीकल यानी चोरी हुई गाड़ियां भी कार ट्रेड पे प्लेटफॉर्म पे बिकी हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनकी कहीं ना कहीं अगर ये चीजें फ्रीक्वेंट होती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी ब्रांड वैल्यू पे हो सकता है। डिजिटल बिजनेस रन ऑन रैंकिंग ऑफ गूगल एल्गोरिदम। अब ये अगर मैं पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल समझाऊं आपको तो ये पूरा का पूरा जो डिजिटल मॉडल है ये चल ही किस पर रहा है, ये गूगल सर्च पे चल रहा है। 0 माइल कार कोई कंपनी जो ऑफर कर रही है, कार वाले इसने खुद की एड चला रखी है गूगल की। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कार देखो इसने एड चला रखी है। अब गूगल सर्च पे देखो कार देखो नंबर 1 पे आ रहा है, सेकंड नंबर कार वाले आ रहा है, carlo.in अदर कार्स है। ठीक है, तो यानी बहुत सारी कंपनीज है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्रोवाइड करा रही है। अब मान लेते हैं कि ये जो कार वाले .com है ये इस सर्च इंजन में ना आए, ये पहले पेज पे ना आए, तो इस पे ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। आएगा ट्रैफिक? नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है कि अगर बहुत सारी नई नई कंपनीज आ जाती हैं और पहले जो रैंकिंग पेज है गूगल का उस पर सारी की सारी अलग अदर कंपनीज आ जाती है और कार ट्रेड नहीं आती है, कार वाले नहीं आती है, बाइक वाले नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस हैम्पर हो सकता है। तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जो किस पे चलता है, वो गूगल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे पूरा पूरा बेस्ड आउट है। तो ये एक रिस्क हो सकता है इसके अंदर। अब जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्च 21 में थोड़ी कोविड की वजह से सेल्स कम हुई थी, अदरवाइज देखोगे तो मार्च 2018 में 124 करोड़ की इसकी सेल्स थी, जो कि बढ़ के लगभग 280 करोड़ हो गई है। ठीक है, अगर मैं ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो यहां पे लॉस में थी, 2019 में 12%, 2020 में 13% और 2021 में 25%, यानी बहुत अच्छा खासा इसने ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि 2020 में बढ़ के 31 करोड़ हो गया और 2020-21 में बढ़ के 100 करोड़ हो गया। हालांकि 100 करोड़ जो है वो ये टैक्स क्रेडिट है उसकी वजह से है, अदरवाइज ये 37-38 करोड़ के आसपास का है। ठीक, अगर मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो 10.65 था 19 में, 20 में 10.49 और 21 में 12.8%, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ये कमा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसके फाइनेंशियल देखूं तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी ग्रोथ है, एसेट लाइट मॉडल है। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो एसेट लाइट मॉडल है, इसके पास कोई खुद की इन्वेंट्री है नहीं, एक प्योर टेक प्लेटफॉर्म है जो कि काफी इजीली स्केल अप किया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इन कंपनीज के साथ कि इनके पास जो पैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कैश फ्लो को दिखा देता हूं, तो अगर आप देखोगे इसका कैश फ्लो फॉर ऑपरेशन 35 करोड़, 17 करोड़, 35 करोड़, यानी लास्ट 3 साल में लगभग 87 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर चुका है। अब इन कंपनी से फायदा क्या है, देखो इनका टेक सिस्टम रेडी है, इनको जो भी इंप्रूवमेंट करनी है वो टेक्नोलॉजी में करेंगे, टेक्नोलॉजी के बंदे हायर करेंगे,
ठीक है, टेक्नोलॉजी के बंदे हायर करिए, टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च कर दी। जो भी इनके पास कैश आता जाएगा वो उस पर्टिकुलर कैश से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को एक्वायर कर सकते हैं, जैसे गूगल है या फेसबुक है। ये क्या था, ये जब स्टार्ट हुए ये टेक प्लेटफॉर्म थे, इनके पास कोई इन्वेंटिव थी नहीं, एक प्लेटफॉर्म था, एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म था गूगल। एडवर्टाइजमेंट करते जाओ, जिसको भी एडवर्टाइजमेंट करानी है, गूगल पैसा कमाता जाएगा। गूगल ने एक्विजिशन करते गए, नई नई कंपनी एक्वायर करता गया, अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करता गया। इसी तरह कार ट्रेड के साथ भी है कि ये पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। इनके पास जो भी कैश आ रहा है, जो भी इनके पास पैसा आ रहा है, उसको यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन क्या है कि एक्सपेंशन जो टेक्नोलॉजी के अंदर होगा, और आने वाले समय में नई नई कंपनी भी एक्वायर कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी कंपनी हमें दिखती है। अगर मैं सेलिंग शेयर होल्डर की बात करूं तो कौन इसको बेच रहा है, तो CMDB2 ये एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। हाइडल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये वार्बर पिंकस का एक फंड है। मैक्रिची इन्वेस्टमेंट, स्प्रिंगफील्ड वेंचर्स, यानी ये जो जितने भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 5 साल पहले 6 साल पहले कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, वो कुछ ना कुछ अपना शेयर बेच रहे हैं। IPO के बाद इस कंपनी के पास रह जाएगा 7.57, हाइडल के पास रह जाएगा 17.76, मैक्रिची के पास रह जाएगा 16.69 का शेयर, स्प्रिंगफील्ड के पास रह जाएगा 3.58 का शेयर। ठीक है, इंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर कंपनी है कार ट्रेड, इसके अंदर अच्छे खासे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो कि थोड़ा बहुत अपना शेयर बेच रहे हैं, और अच्छी खासी होल्डिंग उनकी IPO के बाद भी रहेगी। प्री IPO के अंदर मालाबार इन्वेस्टमेंट फंड जो है और IIFL और 2-3 फंड है, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है अप्रैल के अंदर, वो लगभग 1300-1350 के आसपास करी है। ठीक है, आज की डेट में ये जो कंपनी अवेलेबल है वो लगभग 7-7.5 करोड़ के IPO वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है। इसका मार्केट में कोई पीयर नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सके कि ये वैल्यूएशन कम है ज्यादा है, लेकिन ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है और $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे ये हमें अच्छा IPO लगता है। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी इस कंपनी को देख सकता है। अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है उनको आप दिखाइए कंपनी, उनसे पूछिए क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। हमें लगता है कंपनी बहुत शानदार है, अच्छे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं इसके अंदर, और जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार इसमें लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करी कार ट्रेड की, इसका मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया, इस इंडस्ट्री एनालिसिस करी, रिस्क बताए, रेवेन्यू मॉडल बताए, आपको कैसे दिखाया कि ये कैसे ये कंपनी कैश जनरेट कर रही है, कैसे इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, और कौन कौन से इसके अंदर सेलिंग शेयर होल्डर है। थैंक यू।